तो अगर आप लोग लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको नवमान सप्तमान से जो भी आपको षोडश की कुंडली होती है वो डिवाइड करने के लिए अच्छा रहेगा। जब हम कभी एडवांस लेवल पे आएंगे तो आपको बताएंगे कैसे डिवाइड किया जाता है हाथ से ये जो कुंडलियां होती हैं। तो अगर आपको टाइम लिखना है तो लिख लीजिए। तो ज्यादा मैंने उसको नोट्स बना लिया, मैं आपको बोल देता हूँ, आप लिख लो। उसको बोलते हैं काल गणना। हेडिंग डाल लो काल गणना। काल गणना में अभी हेडिंग आपने डाल लिया, तभी लिखिए। पहले नंबर पर लिखिए वन त्रुटि। त्रुटि ये हमारे जो षोडश वर्ग की कुंडलियां होती हैं वो बनाने के काम आता है। तो एक त्रुटि बराबर मतलब वन त्रुटि इक्वल टू वन बाई 3/4 000 3/4 000 एक त्रुटि बराबर होता है। और 60 त्रुटि दूसरे लाइन में लिखिए 60 बराबर एक रेणु। एक रेणु ब्रैकेट में लिखिए। एक क्या बोले आप? रेणु रेणु इंग्लिश में RENU और हिंदी में रेणु बोलेंगे। नया लगता होगा, सुने नहीं होंगे कभी। जब अगर आप ज्योतिष यूनिवर्सिटी से करते थे तो वहां पे आपको लिखाया जाता था। अभी के लोग जो ज्योतिष बढ़ाते हैं डायरेक्ट पढ़ा देते हैं। लेकिन कभी आपको हाथ से बनाना हुआ तो आपको ये चीज अप्लाई करना पड़ेगा। जब सॉफ्टवेयर नहीं था तो हमारे पंडित जी लोग इसी को अप्लाई करके, तो जो षोडश कुंडलियां होती थी इसी से बनता था। ब्रैकेट में लिखिए 1/54 अब 60 रेणु 60 रेणु बराबर इक्वल टू एक लव। एक लव LAV 1 लव ब्रैकेट में 1/900 60 लव बराबर दूसरे लाइन में लिखिए 60 लव 1 लीचक इक्वल टू 1 लीचक। लीचक LIKSH लीचक ब्रैकेट में 1/15 ब्रैकेट में 1/15 60 लीचक बराबर 60 लीचक इक्वल टू 1 प्राण। 1 प्राण अब आगे लिखिए 1 प्राण इक्वल टू 10 विपल 10 विपल 10 विपल बराबर 40 सेकंड। 10 विपल बराबर 40 सेकंड। 6 प्राण 6 प्राण बराबर 60 विपल 60 विपल 60 विपल बराबर 24 सेकंड। ये 10 विपल वाला वापस से बताइए ना जरा। 10 विपल बराबर 40 सेकंड। 60 विपल बराबर 24 सेकंड और 24 सेकंड बराबर एक पल। 24 सेकंड बराबर एक पल।
2.5 पल बराबर 1 मिनट। 2.5, 2.5 पल बराबर 1 मिनट। 60 पल बराबर 24 मिनट। 60 पल बराबर 24 मिनट। 24 मिनट बराबर 1 घटी। 24 मिनट बराबर 1 घटी। 2.5 घटी बराबर 1 घंटा। 2.5 घटी बराबर 1 घंटा। और 60 घटी बराबर 1 दिन। अब जो हमारी कुंडलियां होती हैं वो एक घटी पे ही चलती हैं। कितने घटी एक कुंडली होती है, एक राशि। इसको बोलते हैं कालगणना। अब एक राशि में 3 डिग्री 20 कला होता है। एक राशि बराबर 3 डिग्री 20 कला। अब नवमांश कुंडली लिखिए, 3 डिग्री 20 कला इक्वल टू ओ बाई 9/9। इसका जो इक्वल टू आएगा वह होगा नवमांश कुंडली। मान लीजिए आपकी सर एक बार रिपीट करो। मान लीजिए, हाँ मतलब एक क्या बोल रहा, 3 डिग्री 20 कला, 60 कला बराबर 1 डिग्री होती है। तो 3 डिग्री 20 कला बराबर एक राशि। अब नवमांश कुंडली लिखाना आपको निकालना है। तो 3.20 अपान या बाई 9, इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो जो डिग्री निकल के आएगी वह आपकी डिग्री बनेगी, आपका वो नवमांश कुंडली बनेगा। सर 30 डिग्री अपॉन 9 या 3 डिग्री अपॉन 9? 3.20 डिग्री बाई 9, मतलब 9 से भाग देना है उसमें। तो जो उसका पॉइंट निकल के आएगा हेलो। वह नवमांश कुंडली होगी। हेलो, प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे, मेरा लेफ्ट हो गया था। कौन सा? डिस्कनेक्ट हुआ था जूम से। तो कौन सा? नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है फिर से। यही वाला यहाँ पे एक राशि का जो बता रहे थे हाँ आप। एक राशि बराबर, 3 डिग्री हाँ एक राशि से। बराबर, लिखिए लिखिए, 1 राशि बराबर 3.2। 3 डिग्री जिसको बोलते हैं 3 डिग्री 20 कला। अब नवमांश निकालने के लिए हम्म। 3.20 करना है। अब उसको आप डिवाइड करो, देखो कितना आता है। वो जो डिग्री निकल के आएगी तब वह, 0.35। हाँ तो वह उसको जब उसमें करोगे, फिर जब आप पंचांग में जाओगे, पंचांग में आपको देखना रहेगा, पंचांग का सिस्टम है। पंचांग में देखना रहेगा पंचांग में क्या दिया है, तो जो राशि रहेगी वह आपको उसमें आ जाएगी लगन में। तो वह हो जाएगा आपका नवमांश कुंडली। फिर उसी हिसाब से आपको प्लेनेट को बैठाना रहता है। प्लेनेट उसी राशि में जाएंगे, उसी हिसाब से जाएंगे। तो आपके ये जानकारी के लिए है, बाकी सॉफ्टवेयर में बना बनाया आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पंचम हाउस के बारे में। पंचम हाउस में आप लिख लीजिए। अच्छा अभी इसको ये छोड़ दीजिए, इसलिए कि अभी मैंने भगवान राम की कुंडली बनाया हूं जिसपे प्रेडिक्शन करना है, तो हमको फिर चेंज करना पड़ जाएगा। तो हम उस पर बात कर लेते हैं, फिर आगे हम इस पे बात करते हैं कि कैसे पंचम हाउस देखना है, कैसे आपको नवमांश देखना है। कुंडली आप लोग को दिख रहा है?
कुंडली दिख रही है आप लोग को भगवान श्री राम की? हाँ यस दिख सर। रही। अब ये देखिए कैंसर लगन की कुंडली है। अब इसमें देखो कितने प्लेनेट उच्च के बैठे हैं। जुपिटर भी उच्च का है, सैटर्न भी उच्च का है, सन भी उच्च का है, मार्स भी उच्च का है, वीनस भी उच्च का है। 5 प्लेनेट उच्च के बैठे हैं। अब देखो इसमें हम दुश्मन को कौन से हाउस से देखते हैं? अपने दुश्मन को 6 हाउस से। 6 हाउस कहाँ पे है? राशि कौन सी है? सेजिटेरियस, मतलब धनु राशि। धनु राशि का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन थे? रावण थे, सबसे बड़े ज्ञानी। तो दुश्मन कौन हुए? भगवान राम के, जो सर के ऊपर लेके बैठे हैं, अपने सर पे लेके बैठे हैं, जिनका प्रभाव उनके ऊपर आया। रावण का प्रभाव आया, जुपिटर है। लगन लॉर्ड भी लगन में बैठा है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब लड़ाई का कारण कौन था? देखो 10th हाउस का, 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे है? सप्तम, 4th में सैटर्न। सैटर्न क्या करता है? और 7th में मार्स बैठा है। अरे 2-3 दिन बताया हूं, आप लोग कुछ बताओ। झगड़े का कारण कौन है? पत्नी है। अब पत्नी को कैसे देखेंगे? 7th से। जुपिटर की जुपिटर की 7वीं दृष्टि कहाँ पे आ रही है? 7th हाउस पे। हम्म। 7th हाउस को इसीलिए उसने पत्नी के ऊपर वो प्रभाव डाला ना, जुपिटर मतलब रावण ने। 7th दृष्टि आ रही है। हम्म। इसलिए उच्च कोटि का दुश्मन। अब इनका 4th हाउस में सैटर्न बैठा है। सैटर्न कौन है? 4th हाउस हमारा क्या है? हमारे मानसिक शांति है। जब सैटर्न इनके 4th हाउस में बैठ गया, और इस कुंडली में मारक है वो सैटर्न, तो इसलिए मानसिक शांति को भंग कर दिया। पूरी जिंदगी भगवान राम ने आराम नहीं किए। 14 साल वनवास, उसके बाद वापस आगमन, उसके बाद फिर पत्नी फिर घर से निकाला हो गया, वह भी मानसिक शांति नहीं मिली। मतलब घर 4th हाउस उनका अपना घर है, मतलब 4th हाउस का सुख भी उनको नहीं मिला। दुश्मन उच्च कोटि का ब्राह्मण। हम कुंडली को इस तरह से पढ़ते हैं। अगर किसी के 6th हाउस में सैटर्न बैठा है, मंगल बैठ जाता, अगर सैटर्न है, उसके दुश्मन अपने आप चले जाते, उसका कोई दुश्मन जल्दी नहीं होता। लेकिन ये सैटर्न बैठ गया किसमें? 4th में। और ये इसका ये हाउस कौन कौन सा है? 7th और 8th दोनों है। दोनों का प्रभाव घर पे आया, ससुराल का भी प्रभाव आया, पीड़ा मिली, और 7th का भी पीड़ा मिली। दोनों का पीड़ा 4th हाउस पे, जिसके कारण मानसिक अशांति हुई। अब चोरी हम कौन से हाउस से देखते हैं? चोरी कौन से हाउस से देखा जाता है? कोई बताएगा? चोरी 12th हाउस से होता है। अब 12th हाउस का लॉर्ड मरकरी है। मरकरी किसमें बैठा है? 11th में। उसकी दृष्टि कहाँ पे जा रही है? 7th दृष्टि। दृष्टि कहाँ जा रही है? 7th दृष्टि बताओ, कोई लिखाया हो ना कॉम्बिनेशन आप लोग को। और पंचम में, पंचम में। पंचम में जा पंचम रही है। में, 5th हाउस। हाँ। और मरकरी के ऊपर दृष्टि किसकी जा रही है? किसी की दृष्टि है मरकरी के ऊपर? राहु, राहु।
सर गुरु की दृष्टि आती है पंचम में। नहीं नहीं, बुध। मरकरी के ऊपर हाँ। किसकी दृष्टि आ रही? राहु की आ रही है। राहु। राहु क्या करवाता है? तो राहु तो यही सब करवाता है ना। राहु क्या है? किसी चीज को अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ। राहु ने प्रभावित किया मरकरी को, बुध को, जिसके कारण चोरी हुआ। और उनको गेन नहीं की, इसलिए कि कैंसर लगनी कुंडली में राहु क्या होता है? चंद्रमा और राहु का ग्रहण होता है। इसलिए कैंसर लगन की कुंडली में राहु अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो ये जहां पे देखेगा इस कुंडली में, वहां पे उसका इफेक्ट आएगा, उसका प्रभाव आएगा। उसकी सातवीं दृष्टि 9th हाउस पे भी है। 9th में केतु भी है, हाँ। वीनस भी है। उच्च का वीनस है, केतु के साथ है। अब वीनस केतु साथ में है तो क्या करता है? पति के लिए बताया था ना दूर कि करता है। पति के लिए बताया था ना कि पत्नी का कारक है वीनस, और केतु के साथ है डिटैचमेंट। तो केतु और वीनस के कारण पति पत्नी में अलगाव हुआ, इसलिए उनको पूरा लाइफ पत्नी का सुख नहीं मिला। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं बताया हूँ? सही बताया हूँ ना? सही 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 है सर। उच्च कोटि का ब्राह्मण था रावण, इसलिए दुश्मन 6th हाउस। पति पत्नी में अलगाव किसने कराया? केतु ने कराया। चोरी किसने कराया? राहु ने कराया, मरकरी के ऊपर दृष्टि डाल के उसको रोक के। क्योंकि 11th हाउस में बैठा है, उसने 11th हाउस की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया, गेन ना होने पाए, डिजायर ना फुलफिलमेंट होने पाए। सबसे सबसे दो ही कुंडली में राहु का प्रभाव दो में आता है, एक सिंह लगन में और एक ये कैंसर लगन में। दो ही में आता है प्रभाव, राहु का ज्यादा रहता है, निगेटिव प्रभाव। ये कुंडली वाले बेचारे, कैंसर लगन की कुंडली वाले राहु केतु से बहुत परेशान रहते हैं। अब इनका जो जुपिटर मून के साथ, अब इसको देखने जाओगे तो योग कौन सा बन रहा है? गज केसरी योग। जी सर। वो मैडम किधर है जो कल बता रहे थे गज अमिताभ बच्चन के कुंडली में ये योग है? आज मैं अमिताभ बच्चन के कुंडली का डिग्री गुरी सब लिख के आया हूं मैं, कितने डिग्री का क्या है। यस यस। अब देखो इनका 10th हाउस में सन बैठा है। सन क्या है? नेम फेम हर चीज, पूरे विश्व में उनका नाम हुआ, तीनों लोक में नाम हुआ। सन 10th हाउस हमारा नेम फेम का है, ब्रांड का, हर चीज का है। और उच्च का बैठा हुआ है, हर तरह से उच्चता उनको हर जगह से मिला, सब कुछ मिला। लेकिन प्रभावित किस चीज से? दो ही प्लेनेट की वजह से हुआ, वीनस केतु और जुपिटर का ज्यादा प्रभाव आया, मंगल का भी उतना प्रभाव नहीं आया। मंगल का भी उतना प्रभाव नहीं आया, सिर्फ दो ही प्लेनेट का ज्यादा प्रभाव आया। और जो मानसिक शांति गई सैटर्न की वजह से गई, क्योंकि ससुराल का और पत्नी का मानसिक टेंशन उनको जो हुआ, मानसिक अशांति हुई, वह सैटर्न के कारण हुई। अब एक कुंडली बनाइए, एरीज लगन की कुंडली। मैं अपनी कुंडली आप लोग को बताता हूं। मेष लगन की कुंडली बनाइए। फोर्थ हाउस में लिखना राहु, टेंथ हाउस में लिखना केतु। राहु जहां रहेगा उसके सामने आप लोग को आंख आंख बंद करके केतु लिख देना है, वो पूछने की जरूरत नहीं रहेगा।
7th हाउस में लिखो जुपिटर और सन। 7th हाउस में जुपिटर और सन। 6th हाउस में लिखो मरकरी और सैटर्न। 8th हाउस में मून और वीनस। अब आप लोग देखो क्या बोलती है कुंडली। सर फिर से बोलो ना। नहीं नहीं सर, मंगल है आप। अरे भाई मंगल 5th हाउस में। 4th हाउस में राहु। हाँ तो 4th हाउस में राहु, 10th हाउस में केतु, 5th हाउस में हाँ मंगल, तो 6th हाउस में। सर एक ही तरफ आ गए ना सब। हाँ सब एक ही तरफ आए हैं। मंगल है। हाँ 6th हाउस में मरकरी और सैटर्न। काल 7th सर्प हाउस में जुपिटर और सन। 8th हाउस में वीनस और मून। राहु जी 2 डिग्री का है और केतु भी 2 डिग्री का। मंगल 15 डिग्री लिखो। एक सेकंड में जरा देख लेता हूँ, शायद 15 डिग्री ही है। सर तो काल सर्प है क्या? काल सर्प भंग किया हूं मैं। काल सर्प है लेकिन भंग है। 2 डिग्री है, 6 डिग्री का नहीं है। हाँ 2 डिग्री है। 9th और 11 12 में क्या लिखना है? कुछ नहीं, 9 प्लेनेट हो गए ना। सर वृश्चिक राशि है इसीलिए आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। वृश्चिक राशि डेप्थ है। नॉलेज। और दूसरा देखो 5 नंबर में मेरा लगन लॉर्ड 5 नंबर हाउस में बैठा है, 5 नंबर राशि में। सूर्य मतलब के साथ। 5 नंबर सोल्यूशन प्रोवाइडर है। 5 नंबर हाउस जो होता है सोल्यूशन प्रोवाइडर का होता है, और लगन लॉर्ड खुद उसमें बैठा है। मतलब काउंसलर सोल्यूशन प्रोवाइडर जिसकी भी पत्री में इस तरह रहेगा, लगन लॉर्ड खुद बैठा है, वह सबसे अच्छा काउंसलर सोल्यूशन प्रोवाइडर ये होता है। अब 7th हाउस में देखो जुपिटर और सन, 5th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड, मतलब पंचम और भाग्य का स्वामी दोनों सप्तम में। साथ में बैठे सप्तम में। ये क्या क्या इंडिकेट कर रहे हैं? तो केंद्र त्रिकोण का संबंध बन गया ना। वो आप छोड़ दो। सर आप जैसे दोनों लक्ष्मी। सर लक्ष्मी जैसे होगी। जैसे आप लोगों को मिलते जाओगे हम्म वैसे वैसे आपका नाम मतलब आप फेमस होते जाओगे। नेम फेम। गुरु। गुरु देखो बनेंगे। जिसकी, धर्म गुरु। एक चीज और सुन लीजिए, जिसकी पत्री में जुपिटर और सन होते हैं साथ में, वह इंसान की जल्दी मृत्यु नहीं होती, कैसा भी एक्सीडेंट होता है। किसी की भी पत्री देख लो। मैं अपना बता रहा हूं, मैं खुद 3 बार बाहर आया हूं। एक बार तो मेरे साथ 9 लोग गए थे। एक बार पूरा 4 व्हीलर पूना हाईवे पे पूरा चली गई थी, पर किसी को कुछ नहीं हुआ था। एक बार ट्रक वाले ने धक्का मार दिया था, साइड में जाके गिरा था, लेकिन आज तक हॉस्पिटल नहीं गया हूं, ऊपर वाले की कृपा। अब इसमें बताओ जुपिटर और सन। जुपिटर कौन है? इसको बोलते हैं पितृ का, वो बोलते हैं आशीर्वाद। अगर जिसका जुपिटर सन साथ में होता है, उसके ऊपर पितरों का आशीर्वाद हमेशा रहता है। जितनी प्रॉब्लम्स आती है पितरों के वजह से, एक्सीडेंट और चाइल्ड बर्थ, मैरिज प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, सब इसके वजह से होता है। अब भाग्य का लॉर्ड और पंचम हाउस, पंचम हाउस हमारे पूर्व जन्म है। अब इसमें एक चीज आप देखो, यहाँ पे सन नीच का है, मतलब पिछले जन्म में मैंने कुछ गलत कार्य किए थे। अगर किसी का पंचम लॉर्ड नीच का होता है और उसमें खासकर अगर सन है, तो उसने मतलब वह जो होता है उच्च कोटि का कोई अधिकारी बड़ा हो सकता है। तो मतलब उसने किसी से बहुत ज्यादा रिश्वत है, ये सब देख सकते हो।
लिया है, जिसके कारण उसको इस जन्म में सूर्य नीच का हुआ है। तो आपको फिफ्थ हाउस जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में दिया गया कि जिसका फिफ्थ हाउस अगर नीच का होता है, कोई भी लॉर्ड रहेगा, मतलब उसने पिछले जन्म में कुछ गलत कार्य किए हैं। अब उसको देखने के लिए आपको पास्ट लाइफ में जाना पड़ेगा। तो पास्ट लाइफ में आप देख सकते हो, मैं देखा हूं, तो आप पास्ट लाइफ में वो देख सकते हो कि हमने क्या किया था, कैसे किया था। अब 9th हाउस का लॉर्ड इसमें आया है 7th में। अब इस आदमी को क्या बोलेंगे, मतलब जब शादी होएगा तो भाग्योदय होगा। अब पैसा कहां से आएगा, इसको आप देखो, पैसा कहां से आएगा। फोर्थ लॉर्ड, शुक्र। फोर्थ आठ अष्टम। फोर्थ लॉर्ड कौन है, वास्तु होता है। चौथा हाउस वास्तु भी, वास्तु। वास्तु देखते हैं किसमें बैठा, शुक्र के साथ बैठा है कहाँ पे, 8th में। 8th क्या है, ऑकल्ट है। 8th ऑकल्ट है, और शुक्र भी वहीं पे बैठा है, चंद्रमा भी वहीं बैठा है। अब शुक्र और चंद्रमा दोनों साथ में है, पर अभी यहाँ पे देखोगे जो मैं कल बताया था कि सास बहू का झगड़ा होता है। डिग्री लिख लो आप लोग, मैं डिग्री बताओ तब समझ में आएगा ज्यादा। सर आपने बहुत छोटी उम्र में काम करना चालू किया है क्या? पढ़ाई मैं, करते करते मतलब हाँ ऑफिस की पढ़ाई चालू की हाँ है? हाँ, मैं पढ़ाई भी करता था, जॉब भी करता था। सर आप स्पोर्ट्स में भी थोड़े अच्छे ही रहे होंगे। मंगल है ना पंचम मैं में। मैं जहां भी था हर जगह में नंबर 1 पे ही था। मुझे बहुत सारे हर जगह जहाँ पे जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरा हर जगह हाँ। नाम रहा है। ओके। पंचम में बैठा और चाहिए। मेरे पीछे लाइन लगी रहती थी लड़कों की, सबसे काम सर पहले हम मेरा होता लड़की था। है ना, हमसे सीख रहे हैं। क्या, लड़की है हम लोग सब, हम सब लड़की है, आपसे सीख रहे हैं। और मेरे देखो, थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन है, मरकरी है। मरकरी कहाँ पे बैठा है, 6th में, और तो 6 में। और शनि के साथ है। अब जी सर। शनि के साथ है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अब आते हैं, टिकते भी नहीं है। तो मैं पहले अपने पे अप्लाई करता हूँ, फिर दूसरे पे अप्लाई करता हूँ। इसलिए कि जो बृहद पराशर होरा शास्त्र है ना, उसमें पूरा दिया हुआ है। अगर आप लोग चाहिए तो आप लोग भी मंगा लो, मैं आपको बुक का फोटो भेज देता हूँ। राहु 2 डिग्री, केतु 2 डिग्री, मंगल 11 डिग्री लिखिए। शनि 22 डिग्री, मरकरी 25 डिग्री, सन 12 डिग्री, जुपिटर 0 डिग्री, वीनस 28 डिग्री, मंगल चंद्रमा 0 डिग्री। अब आप एक चीज और गौर करो, पराशरी के सिद्धांत से 4th हाउस में राहु आया। 4th हाउस क्या है, मानसिक शांति है, टेंशन है, हर चीज देता है। और 4th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे है, 8th हाउस में नीच का है। चंद्रमा नीच का है, और वो भी 8th हाउस में। दिखा आप लोग को कितना डिग्री यस। है, 0 डिग्री है।
अब 0 डिग्री चंद्रमा है, मतलब सब कॉन्शियस माइंड में कोई प्रभाव नहीं है, जो कुछ है चलने दो, कुछ फर्क नहीं है, कोई प्रभाव नहीं आने वाला। जो कुछ चल रहा है सब अच्छा चल रहा है, ना कोई टेंशन, ना किसी चीज का, ना कोई मानसिक टेंशन, कुछ नहीं। हमको जो देखता होगा, मतलब मैं मौज में ही रहता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ मौज लो रोज लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसमें किसी को कुछ समझ में आया और कुछ देखना है? पैसा तो बता दिया, काम भी बता दिया कि काम इस तरह से रहेगा। थर्ड हाउस फरेब का है, देख दिखावे का है। थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। जिसकी जन्म पत्री में अगर थर्ड हाउस में बहुत सारे प्लेनेट हो रहते हैं, वह आदमी दिखावा ज्यादा करता है, रहता कुछ नहीं है। आप लोगों में किसी के थर्ड हाउस में कितने प्लेनेट है? आप लोग अपने पे लगा के देखो, दूसरे पे या किसी और पे लगा के देखना, अपने पहचान वालों का। आपके जो पहचान वाले हैं, आप उनको लेना, फिर मिलाना। जब आप इस तरह से मिलाते जाओगे तो आपको अपने आप सब रियलाइज होते जाएगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। किसी का जुपिटर और मरकरी, ये जुपिटर और सन, ये साथ वाली भी कुंडली पकड़ लेना और उससे आप रिलेट करना, उसको पूछना कि भाई तुम ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ घटनाएं कभी हुई हैं कि नहीं हुई हैं, तुम बच के आए हो कि नहीं, वो बताएगा। सर दृष्टि योग भी कंसीडर होता है क्या? हाँ, दृष्टि भी कंसीडर करते हैं। जुपिटर की डिग्री देखो, जुपिटर की और इसका सन का दोनों लगन पे आ रहा है, दोनों का डिग्री। शनि की डिग्री, वो शनि का दृष्टि किस पे जा रहा है? 12th पे। 12th में जा रहा है, चंद्र शुक्र के पर भी जा रहा है ना सर? हाँ, अष्टम भाव। हाँ, चंद्र शुक्र अष्टम भाव। और दसम तेरह फोर्थ हाउस। अब 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 आप अगर करिए सर। अब अगर आप ये देखोगे कि मैं इस लाइन में किस कारण से आया, अब यहाँ पे काम जो होता है डिग्री नोट करना रहता है कि कौन सी डिग्री, जिसको बोलते हैं आत्मकारक। आप लोग सुने होंगे आत्मकारक प्लेनेट। जिस प्लेनेट की सबसे ज्यादा डिग्री होती है वह आपका आत्मकारक प्लेनेट होता है। आप लोग ये नोट कर ले लो और अपने प्लेनेट को देखना कि सबसे ज्यादा किसकी डिग्री है, कौन से हाउस में बैठा है। अब मेरा आत्मकारक प्लेनेट शुक्र है, वह किसमें बैठा 28 है? डिग्री। क्या मैडम? 28 डिग्री का है और अष्टम में बैठा हुआ है सर। अष्टम में बैठा है। इसलिए मेरी आत्मा, मैं कहीं भी रहूंगा लेकिन मेरी आत्मा ऑकल्ट से ही जुड़ी रहेगी। हमको ज्यादा वही पसंद आएगा, बाकी का चीज नहीं पसंद आएगा। सर शुक्र तो वाइफ भी होती है ना, हाँ, तो उनसे भी जुड़े रहोगे। तो वो 100% है। हाँ, कहीं भी रहो। अब दूसरा आप देखो, यहाँ पे जो, जब जैसे मैं कल बताया था कि शुक्र और चंद्रमा दोनों साथ में रहते हैं, सास बहू में झगड़ा होता है, लेकिन अब यहाँ पे चंद्रमा 0 डिग्री का है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी वो चीज। इसीलिए बोल रहा था डिग्री आपको ध्यान देना है। अब अगर प्रॉब्लम्स आती भी तो नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि 8th हाउस का मैं काम कर रहा हूँ, तो उस 8th हाउस की वजह से हमारे घर में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, सास बहू का भी। सर यदि दो प्लेनेट की डिग्री बराबर आ रही हो तो? पूरी बराबर नहीं आएगी, एक आध कला आगे पीछे हो ही जाएगा। तो जैसे 27.46, 27.45। अगर दोनों आया है तो आपको दोनों को पकड़ना, कंसीडर करना पड़ जाएगा फिर। हाँ, अगर दोनों आया तो दोनों को आपको कंसीडर, फिर आपको इसमें चले जाना है, बीएनएन में जाना पड़ता है, भृगु नंदी नाड़ी में, उसमें आपको डिफाइन हो जाता है। नहीं, इसमें जब आप इसमें जाओगे,
अष्टक वर्ग में जाओगे ना, अष्टक यस और सर। अष्टक और भिन्नाष्टक, भिन्नाष्टक में जाओगे तो वहां आपको पूरा क्लियर रिजल्ट में समझ में आ जाएगा कि दोनों की सेम डिग्री है तो किसका प्रभाव ज्यादा है, वो ठीक है। भिन्नाष्टक से मालूम पड़ता है। लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि शायद आप लोग को अभी दिमाग में ना बैठे भिन्नाष्टक और अष्टक, इसलिए बता रहा था कि आपको दोनों देखना है। जब अष्टक और हम्म, भिन्नाष्टक पे जाओगे ना, तब आप डिफाइन कर पाओगे कि हाँ इसमें कौन से प्लेनेट की वो ज्यादा है। फिर आपको उसमें आ जाए दिशा बल, दिग बल, ये सब देखना पड़ता है, चेष्टा बल वगैरह, वो सब देख के फिर आप उसको रियलाइज करोगे कि हाँ इस प्लेनेट का प्रभाव ज्यादा है। इसीलिए ज्योतिष का तो कोर्स अगर आप 6 महीना भी करोगे तो कम हो जाएगा। तो सर भिन्नाष्टक में समझो एक ही डिग्री के दो ग्रह है, तो जो ज्यादा बिंदु देगा वो ज्यादा हाँ पावरफुल हो हाँ, जाएगा, वो ज्यादा राइट? पावरफुल, हाँ उसका प्रभाव ज्यादा आएगा भिन्नाष्टक, अगर वो भिन्नाष्टक में उसकी ज्यादा पॉइंट आया है तो। तो अष्टक वर्ग से सिखाएंगे एस्ट्रोलॉजी? अष्टक वर्ग तो अभी मैंने सोचा नहीं उसे सिखाने के लिए, इसलिए बहुत कि इजी हो जाता है उससे। इसलिए कि अष्टक वर्ग ऐसा चीज है ना, अष्टक वर्ग पे सब जल्दी काम भी नहीं करते। अभी इसमें 2-3 लोग जो हैं, जहां भी मैंने 1 साल पहले कोर्स किया हूँ, वहां पे भी अष्टक वर्ग नहीं बताया, नीला मैडम नहीं बताया गया था ना। नहीं बताया गया। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा बताया गया था, थोड़ा बताया गया था। सिर्फ अष्टक के बारे में थोड़ा बताया गया था ना, जब भिन्नाष्टक वगैरह नहीं बताए हाँ, थे। नहीं पूरा नहीं बताया था। हम्म। और अगर अष्टक वर्ग आप पकड़ोगे, भिन्नाष्टक वर्ग पकड़ोगे दोनों, तो कम से कम 3-4 घंटे का ये है। तो भिन्नाष्टक से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सामने वाला आया है तो हम, जैसे लोग बोलते हैं इसका मुंह देखता हूं मेरा दिन नहीं पार होता, वो भिन्नाष्टक से ही मालूम पड़ता है। आपको टॉयलेट कहाँ बनाना है, आपको कब कौन सी दिशा में जाना है, यह सब भिन्नाष्टक से ही मालूम पड़ता है। आपको कार्य कौन सा करना है, वो सब भिन्नाष्टक से ही मालूम पड़ता है। पर वो इस क्लास में नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको पहले बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक आप वो नहीं समझेगा। अब आप लोग लिख लीजिए ये पंचम हाउस देख लिख लीजिए। वो पंचम हाउस को क्या बोलते हैं, मुझे षोडश वर्ग में नाम मुझे नहीं याद आ रहा, कोई बता देगा क्या एक बार, कौन सी कुंडली बोलते हैं? सप्तमांश कुंडली सर। अच्छा हाँ, सप्तमांश, हाँ। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। अगर आपके जन्म पत्री के लगन में, लगन की भी बात कर रहा हूं, लगन में 5th हाउस में बैरन साइन लिखिए, 3, 6, 5 और 1 और 5, यही 4 है ना नीला मैडम? 1, 5, 3, 6 ना, बैरन साइन। किस लगन यस कुंड सर। हाँ, लगन कुंडली में 5th हाउस में बैरन साइन 1, 5, 3, 6 अगर हैं तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा लिखिए, 5th हाउस, मतलब 5th हाउस का लॉर्ड शुभ दृष्टि में होना चाहिए, शुभ स्थान पर होना चाहिए। पराशरी के हिसाब से मैं बता रहा हूं, केपी में अलग सिस्टम है।
सर ये केपी में अलग है, इसमें अलग है, तो हम लोग ने सच किस चीज को मानने का कुल मिला मतलब? के वही है, वही चीज है। वो जब कॉम्बिनेशन बैठाओगे तो वही चीज जाके मिलता है। अभी ये जो बैरन साइन है ये दोनों में पकड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको शुभ दृष्टि और शुभ स्थान बताया गया है। मतलब राहु केतु शनि मंगल की दृष्टि उस पर नहीं पड़नी चाहिए, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर। और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। और लगन लॉर्ड शुभ दृष्ट होना चाहिए। फिर सप्तमांश कुंडली में क्या देखना रहता है? सप्तमांश कुंडली में आपको वहां पे सिर्फ फिफ्थ हाउस लॉर्ड देखना रहेगा और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड देखना रहेगा। उस पर किसकी दृष्टि आ रही है? शनि की दृष्टि आ रही है तो बच्चा लेट से होगा। शनि की दृष्टि आ रही है तो बच्चा लेट से होगा। और अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड राहु के साथ है या राहु की पंचम दृष्टि उस पे, उस हाउस पे पड़ रही है या उस प्लेनेट के ऊपर पड़ रही है, तो मिसकरेज होता है या तो बच्चा इमोशन होता है। राहु की 5वीं दृष्टि, बाकी की दृष्टि नहीं, 5वीं दृष्टि अगर फिफ्थ हाउस पे पड़ती है या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ती है, एक नंबर पे फिफ्थ हाउस देखते हैं, दूसरे नंबर पर लॉर्ड पड़ जाते हैं। अगर फिफ्थ हाउस अच्छा है, अगर उस पर सभी शुभ प्लेनेट की दृष्टि आ रही है, जैसे शुभ प्लेनेट में शुक्र हो गया, बृहस्पति हो गया, बुध हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, इनकी दृष्टि आ रही है, और अगर उसमें राहु की दृष्टि आ रही है तो कैंसल हो जाएगा, तब बच्चा होगा। फिर आपको लगन लॉर्ड देखना है, लगन लॉर्ड के ऊपर, क्योंकि अब ये इसमें सिर्फ पत्नी की कुंडली देखना है, मतलब फीमेल की, मेल की बात नहीं हो रही है, फीमेल की। फिर आपको लगन लॉर्ड को देखना है, लगन लॉर्ड बैठा कहाँ पे है और किससे दृष्ट है, कितना शुभ है, उसको कितना दिशा बल मिल रहा है, कितना पॉइंट उसमें दिशा बल मिल रहा है, कि उसकी क्या स्थिति है, कितना डिग्री है, ये पंचम हाउस का रहेगा। और उसका कॉम्बिनेशन कितना है, कितने लोगों के, कितने प्लेनेट के साथ उसका कॉम्बिनेशन है। अष्ट तो नहीं है, अगर वह अष्ट है तो भी लेट से होगा, लेकिन अष्ट है उसकी रेमेडी करके बच्चे को जन्म दिया जा सकता है, अगर प्लेनेट अष्ट है तो। और अगर उसकी दृष्टि गलत जगह पे नहीं है, अच्छी दृष्टि है, तो उसका हम डायमंड भी रिकमेंड कर सकते हैं पहनने के लिए। या उस जो उस राशि का जो नक्षत्र लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड की जड़ी उसको गले में धारण करवा के, या जो वह राशि है उस राशि में उसको वहां पे धारण करवा देंगे वो जड़ी, तो बच्चा हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कमर, वहां पे जो राशि आई है उस राशि के हिसाब से। अब नवमांश तो कुंडली में, नवमांश से क्या क्या देखते हैं नवमांश से? नवमांश में देखते हैं सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, पहले लिख लो, सेवेंथ हाउस लॉर्ड, लगन लॉर्ड की स्थिति, दशा और अंतरदशा। अब मान लीजिए आपको किसी ने पत्री दिखाया, कुंडली आपने मिलान किया, अब अगर उस समय उसकी जन्मपत्री में जो उसको निगेट कर रहा है, सेवेंथ हाउस को निगेट कौन करता है? सिक्स हाउस। सिक्स हाउस और 12th हाउस की दशा अगर है और उसमें 8th भी आता है, एक बार 8 से चल जाएगा, अगर 6 और 12th आ रहा है तो मतलब उस समय उसको शादी नहीं करना चाहिए, आप उसको आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो सेपरेशन दिखा रहा है। दूसरा यहाँ पे हम एक चीज और देख सकते हैं कि शादी तो आप अगर उससे ये भी पूछ सकते हो कि आप अपने घर पे ही रहते हो कि कहीं बाहर रहते हो। मतलब अगर वो बाहर है, जैसे अबॉर्ड है, मतलब है अगर गांव का शादी है, मुंबई में रह रहा है या दिल्ली कहीं रह रहा है,
तो मतलब वो पत्नी से विच्छेद होगा तब उसकी शादी नहीं टूटेगी। लेकिन अगर साथ में रह रहा है तो शादी टूट सकती है। इसको आपको ये दोनों चीज पकड़ना है। तो कुंडली मिलान जब आप करोगे तो ये चीज उससे जरूर पूछ लेना है कि भाई आप जो कुंडली मिलाने आए हो, लड़का या लड़की दोनों एक ही जगह पर रहने वाले हैं कि कहीं दूर रहते हैं, जॉब वॉब करते हैं, बिजनेस कहीं बाहर करते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान देना है। फिर सप्तम पे दृष्टि किसकी आ रही है, उसमें दृष्टि जिसकी रहेगी, मान लीजिए अशुभ प्लेनेट। अशुभ प्लेनेट कौन है? सन और मंगल क्रूर प्लेनेट है। मतलब ये मैं लिखाया हूं आप लोग को, ये अशुभ प्लेनेट नहीं, इनको क्रूर बोला जाता है, पापी नहीं आते हैं। पापी में राहु केतु और शनि आते हैं। शनि या राहु केतु की दृष्टि रहेगी 7th हाउस पे तो शादी में प्रॉब्लम्स आएगी। तो आपको 7th हाउस पे दृष्टि देखना रहेगा लगन कुंडली में। फिर नवमांश में आपको ये जो चीज देखना रहेगा, नवमांश में क्या देखना रहेगा कि 7th लॉर्ड कहाँ पे, नवमांश में 7th लॉर्ड कहाँ पे बैठा है। अगर 11th में बैठा है तो सबसे शुभ है, 9th में बैठा है तो शुभ है, 4th में बैठा है तो शुभ है, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, 3rd में नहीं होना चाहिए। फिर लगन लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, लगन लॉर्ड भी अगर 6, 8, 12 में है और उसका काम 6, 8, 12 का नहीं है तो उसके शादी में प्रॉब्लम्स आएगी। तो आपको ये देखना रहेगा। फिर उस पर देखना रहेगा कि शनि की दृष्टि, राहु केतु की दृष्टि तो नहीं लगन लॉर्ड पे आ रही है, जिसके कारण उसके माइंड में कुछ उल्टा सुलटा चलेगा, तो जिसके कारण डाइवोर्स होगा। ये नवमांश कुंडली में रहेगा। नवमांश में आपको जो दृष्टियां देखनी रहेगी नवमांश के हिसाब से देखनी रहेगी। लगन कुंडली में जो देखनी रहेगी लगन कुंडली के हिसाब से देखना रहेगा। नवमांश से हम बिजनेस भी देखते हैं, किसका बिजनेस, इसका कर्म कैसा रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे शादी की बात करें तो शादी के हिसाब से रहेगा, लेकिन जो कंसेप्ट रहेगा सेम ही रहेगा दोनों। सिर्फ हमको बिजनेस के लिए सिर्फ राशियां देखना पड़ता है कि 7th हाउस में राशि कौन सी है, चल राशि है कि स्थिर राशि की द्विस्वभाव राशि है। अब मान लीजिए हम बिजनेस देख रहे हैं, उसकी जन्म पत्री में मान, अब आप कोई बताओ, मैं दिखाया हूं चल राशि कौन कौन सी होती है, किसी को नहीं याद? 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10। अब उसका मान लीजिए 7th हाउस में 1, 4, 7, 10 कोई भी राशि है, मतलब कस्टमर तो भर के आने वाले हैं, मूविंग रहेगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर सैटर्न आ गया 7th हाउस में, 7th हाउस की दृष्टि आ गई वो शनि की, तो क्या करेगा, कस्टमर को ब्लॉक करेगा। उतना उनको फुटफॉल आए तो आएंगे तो कस्टमर, पर खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो गारंटी नहीं है। पर अगर उसका लोहे का व्यापार रहेगा तो वह लेके जाएगा। तो हमको इस प्लेनेट के हिसाब से कौन सा प्लेनेट, इसी हिसाब से हम प्लेनेट के हिसाब से सब्जेक्ट भी बताते हैं कि कौन सा बच्चा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, कौन से प्रोफेशन में जाएगा। अगर यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर सैटर्न का है, वहां पे सैटर्न की दृष्टि है तो मतलब लोहे का व्यापार रहेगा तो उसका अच्छा चलेगा। 7th हाउस में, हाँ, 7th हाउस की बात कर रहे हैं ना सर? 7th हाउस की। और सैटर्न खुद ही बैठा हो तो वही बात हुआ, हम कभी बात करेंगे दृष्टियां की, इसलिए कि 3 प्लेनेट की स्पेशल दृष्टि है, जुपिटर की, सैटर्न की और मंगल की। इनको 3 स्पेशल दृष्टि है, तीनों को स्पेशल दृष्टि मिली है, जिसमें 7वीं छोड़ के जुपिटर की 5वीं 9वीं बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगल की 4थी और 8वीं इंपॉर्टेंट है, और शनि की 3री और 10वीं इंपॉर्टेंट है। आप लोग सुने हो कि जुपिटर जहां बैठता है वहां पे हानि करता है। क्यों हानि करता है? जुपिटर एक साधु प्लेनेट है, लेकिन जिसकी पत्री में बैठा है, मान लीजिए आपके 7th हाउस में बैठा है, तो 7th हाउस में बैठा तो आप नहीं, आपको वो नहीं होगा, आप साधु नहीं बनोगे। अगर मेल है तो उसकी जो फीमेल रहेगी वो साधु बनेगी, और आप फीमेल हो तो आपका मेल साधु बनेगा।
ये चीज ध्यान रखना। ये इतना उससे कोई नहीं बताता, वो उसको लगता है कि मैं साधु बनूंगा। वहां पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, पार्टनर को प्रॉब्लम्स आने वाली है, साधु वो बनेगा। फिर आपको भाव चलित में भी देख लेना है कि वह और किसका रिजल्ट दे रहा है, पिछले वाले को रिजल्ट नहीं देख रहा है, दे रहा है। आप लोगों में किसी का जुपिटर 10th हाउस में है? तो कौन से हाउस में? 10th हाउस में? सर मेरे 10th में हस्बैंड का। 7th में है। हस्बैंड की सर बात मेरे मत करो, हस्बैंड का है। अपना अपना बात करो। हस्बैंड क्लास नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सर मेरा 7th में है। 7th में है। आप उसके 5वीं दृष्टि किस पे जा रही है? 11th पे। जी। मेरा भी 7th में है। इन लोग की 5वीं दृष्टि 11th पे जा रही है, मतलब इनको गलत तरीके से पैसा नहीं पसंद है। इनको कोई गलत तरीके से पैसा देगा, ले भाई इतना और ले ले, तो नहीं लेंगे। जी सर। क्योंकि 5वीं दृष्टि जुपिटर की गंगा जल होता है, जहां पे पड़ेगा पवित्र कर देगा। तो 5वीं दृष्टि ये काम करती है। अगर किसी का 10th हाउस में अगर जुपिटर है, 2nd हाउस पे दृष्टि जा रही है, जिसको जो बोल देंगे वो सत्य हो जाएगा। तो इन लोगों को अपनी जबान संभाल के रखना पड़ता है। सर किसी मेरा 2nd हाउस में जुपिटर है, तो मेरा क्या होगा? अरे सेकंड, मैं दृष्टि की बात कर रहा हूं, तो आप बैठने की बात मत करो, बात को पहले सुना करो। मैं 5th दृष्टि की बात कर रहा हूं। वाक सिद्धि हो गया। हाँ, ऐसे लोगों को बाद में प्रभाव आता है। तो इन इन लोगों को बात को जो करना है, संभाल के करना है, सोच विचार के करना है कि हम किसी को श्राप ना दें। मतलब किसी से झगड़ा हुआ, जा तेरा ये काम हो जाएगा, जाने अनजाने में उसके तो वारे न्यारे तो हो जाएंगे, लेकिन उसका प्रभाव आपको बाद में मिल सकता है। लेकिन ये लोग एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे होते हैं। जिसका 9th हाउस में केतु है और जिसका 10th हाउस में जुपिटर है, ये दोनों आंख बंद करके एस्ट्रोलॉजर बन जाएं, वास्तुशास्त्री बन जाएं, चाहे आता कुछ ना हो, जिसका काम करके चले आए जाएंगे वो हो जाएगा। बाकी लगता है नीचे के 2 लाइन वालों को मजा नहीं आ रहा है, इसलिए उन लोगों का कैमरा तो बंद है। पूजा खेल को छोड़कर उन्होंने तो बोला था पहले मैं नहीं चालू करूंगा। सर जुपिटर का कौन से हाउस में बोले? 10th हाउस में और एक 10th हाउस से उसकी 5वीं दृष्टि इधर तो 2nd पे जा रही है। प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड और करती केतु है, केतु network हो 9th में, जाता है। केतु 9th में। नेटवर्क का इशू है। हाँ आपका है, ठीक है, चलेगा। सर लगन लॉर्ड अगर 7th में बैठा है तो लोहे का काम करना चाहिए। लगन लॉर्ड से बैठा 7th पे, लोहे काम क्यों? शनि शनि है, मतलब अच्छा, लगन शनि लॉर्ड है। शनि। बाकी और चीज देखना रहता है, बाकी की और चीज देखना पड़ेगा ना। ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि लोहे का काम करोगे। सर आपने वास्तु शास्त्री बोला या एस्ट्रोलॉजर बोला 9-10 वालों को? एस्ट्रोलॉजर सबसे अच्छा काम होता है वो। वास्तु में भी हम सोल्यूशन देते हैं। अब मैं जितना अच्छा काउंसलिंग करता हूँ, जितना अच्छा सोल्यूशन देता हूँ, मेरा काम उतने में ही हो जाता है। क्योंकि मेरा फर्स्ट लॉर्ड 5th में है, 5th लॉर्ड 7th में है, 9th लॉर्ड भी 7th में है। अब मेरा प्रिपरेशन होना चाहिए किसका? धर्म गुरु का। देखो 9th लॉर्ड क्या, 9th हाउस धर्म का है। जो बड़े ये लोग होते हैं, जो आप जिसका सत्संग सुनते हो, अगर मैं इस लाइन का अगर मैं एक व्यापार खोल लूं, मतलब ऐसा जैसे मैं भी प्रवचन करना चालू कर दूं, तो मेरे पास भी भर भर के आएगा, क्योंकि मेरे कुंडली में उसका कॉम्बिनेशन है। कुछ टाइम बाद हो जाएगा ये। हमको नहीं करना है, हमको शायद ये वो सब देख दिखावा उस नहीं करना है। सर हम सुनने जरूर आएंगे। हमको तो पढ़ना भी नहीं पड़ता, अपने आप आता है।
हमसे तो कोई कोई ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो हमसे पूछे हमारे पास जवाब ना आ जाए, अपने आप आता है। वो किसकी देन है? इसकी देन है, जुपिटर की ही। अभी सब बोलते हैं कि कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि मेष लगन की कुंडली में राहु खराब होता है। अगर जिसका राहु खराब होता है उसके घर पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत बार बार खराब होते हैं। मेरा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब ही नहीं होता है। मेरे होते हैं सर बहुत। आपकी कौन सी लगन की कुंडली है? मेरी जन्म कुंडली नहीं है। अरे जब कुंडली नहीं है तो फिर मैं बोला था आप लोग कुंडली लेके बैठो। सर मेरे भी खराब होते हैं। अपनी अपनी जन्मपत्री देखो, राहु क्या कर रहा है, राहु को ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। एक तो हम लोग क्या करते हैं, कुल मिला के उल्टा सीधा राहु केतु के चारों को ही बोलते रहते हैं, शनि को बोलते रहते हैं ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। इसके लिए वो लोग और खराब करते एक हैं। चीज दूसरी खराब वैसे ही मेरा होती है। नाम खराब करा, मैं तेरा नाम और खराब करता हूँ। सर मेरा राहु 7th हाउस में, मेष राशि, मेष राशि है मेरी। लग्न पता नहीं, देखना पड़ेगा, 7, अरे देख लेते हैं। लगन भी वही होगा ना, 7th हाउस में है। 7th हाउस में है राहु। और लग्न मेरा दिखा रहा है मकर, मकर लगन है 10th। तो 10th में हाँ 4 नंबर राशि आएगी ना। 7 में 4 नंबर 10th राशि में, आएगी, हाँ 7 में 4 4 नंबर, नंबर 4 आएगी ना। नंबर। हाँ तो हाँ राहु का बैठा किसके घर में है? चंद्रमा के घर में। हम्म। कितना डिग्री है उसका? अब डिग्री राहु का ना, हाँ राहु का डिग्री 6 दिखा रहा है। 6 डिग्री है तो पावरफुल ही है, तो राहु को ठीक कर लो। रोज राहु को बोलो कि आप मेरे लिए बहुत अच्छे हो, मेरे लिए लकी हो, मेरा बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। सर वैसे भी मैं बोलती हूँ क्योंकि भले भाग दौड़ करना है बट मेरा काम हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली कर रही हूँ। नहीं नहीं, अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसका भी खराब हो रहा है तो उसको हम्म ये समझ लेना चाहिए कि हमारा राहु खराब है। दूसरा, अगर उसके बाथरूम में सीलन है हम्म टॉयलेट में, तो उसका हम्म ये भी इंडिकेशन होता है कि राहु खराब है। मतलब राहु नहीं खराब होता, हमारे वजह से खराब होता है। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, जिसका हम्म चंद्रमा प्रभावशाली है, मतलब जो खराब कर रहा है, वो कभी भी हम्म नहाने वाली जो बाल्टी होती है, कभी पैर से हम्म मत टच करना। नहीं, चंद्रमा ऐसी हम्म दुर्गति करता है ना, पूछो मत। और लोग क्या करते हम्म। हैं, बाथरूम में जाएंगे पैर से लात, पहले पैर से इस बाल्टी को करेंगे, नल में चालू करेंगे। हाँ हाँ बाल्टी सही जो बात है। होता है, अगर बाथरूम में जो बाल्टी होती है वो साक्षात चंद्रमा ही होती है। ओके। तो ये ध्यान देना है। और कभी भी अगर जब पानी पीते हो तो आपको पानी उतना ही गिलास में लेना है जितना पी सको। हाँ अगर वो ये तो पानी सभी को करते हैं। अगर वो पानी भी अगर आपने बचा के फेंक दिया तो वो भी गड़बड़ है। हम्म ये दोनों से आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। तो फिर बाद में बोलते हैं अरे हम्म हमारे घर में सास बहू का झगड़ा होता है, हमारी माता से नहीं जमता है, हमारा इससे नहीं जमता है, हमारा मन इधर उधर भटकता है। उसका प्रॉब्लम से ही है, बाल्टी और आपका पानी। और सर मिरर का बाल्टी का क्या तो नहीं इश्यूज है? पता, लेकिन पानी का आपने बहुत सही बोला है क्योंकि मेरे घर में सभी लोग की आदत है, मतलब ससुराल साइड में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पूरा का पूरा पीता, और मैं उसी लिए चिल्लाती हूँ, चाय हो पानी हो कोई भी चीज ग्लास में मत छोड़ो, एटलीस्ट उतना ही लो जितना यहाँ पीना पे है। सिर्फ पानी की बात कर रहा हूँ, बट वहां पे जो पानी है, पानी नहीं बचना हम्म चाहिए, एक बूंद भी। सुनील जी, हाँ, ग्लास का क्या, मिरर का? इससे गिलास बहुत बड़ा इश्यू। गिलास कोई भी हो चलेगा। नहीं हम नहीं, तो मिरर मिरर मिरर, दर्पण। मिरर वो वास्तु का कंसेप्ट है, अच्छा। वो साउथ ओके वेस्ट, ओके। साउथ में नहीं होना चाहिए। वो भी अगर मतलब 18 इंची से बड़ा है तो, 18 इंची के हाँ अंदर है तो इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन 18 इंची से बड़ा है तो इफेक्ट करता है।
सॉरी, अच्छा वो हाँ, वास्तु में, ओके चलो वास्तु प्लीज में कैरी। दक्षिण दिशा में, साउथ ईस्ट दिशा में और साउथ वेस्ट दिशा में नहीं होना चाहिए। जैसे आपका ड्रेसिंग टेबल है, हाँ हाँ ड्रेसिंग हाँ टेबल हाँ। आपका इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो 2 फीट से बड़ा होता है, अगर लगभग वो हो तो तीन सर चार फीट टिप हो से जाता कवर कर दें। नहीं अभी वो मिरर में जो बिंदिया लगाती है लेडीज लोग, है। इससे हाँ, बहुत नेगेटिव आती है। वो बिंदिया तो हर जगह कहीं भी आप लगाओगे, मिरर लगाओ कहीं भी लगाओ, वो जो सर आजकल कोई नहीं लगाता है, ये पुराने जमाने की बातें हो गई। नहीं अभी भी चल रहा है, नहीं नहीं, अभी ठीक भी है। मैं कई जगह पे गया हूँ वास्तु करने, देखा हूँ वो निकाल के ऐसे उनके दरवाजे में कहीं लगा रहता है, कहीं दीवार में रहते हैं फ्लैट में करोड़ों के, लेकिन दीवार में कहीं देखता हूँ लगाए रखे हैं, 1 2 मैं देखा हूँ, मैं उन लोग को बोल रहा हूँ। और कई लोगों के घर पे देखता हूँ फ्रिज के अगल बगल ना कचरा रहता है, उसको भी नहीं साफ करते हैं। अरे मेड नहीं आ रही है 4 दिन से 5 दिन से, ये नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है, तो वो सब वो रहता है। तो आपको ये सब ध्यान देना है, मतलब अगर आप वास्तु भी करने जाते हो तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, उनको बोलना तो छोटी पड़ेगा। छोटी चीज बहुत मुश्किल ही कर देती है। आपको पूरा एनालाइज करना, मैं पूरा घर घूम के देखता हूँ, एक एक चीज देखता हूँ। ये नहीं है कि मैं, इसलिए कि इसमें कोई थे उन्होंने हमको देहरादून से फोन किया कि आप ऑनलाइन विजिट करोगे, मैं बोला मैं ऑनलाइन विजिट नहीं करता हूँ, हमको आप सामने से बुलाओ मैं करूंगा। क्योंकि बिंदिया लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी का रूप है। ऑनलाइन विजिट में यही होता है कि आप अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाओगे, तुम्हारे घर में क्या है हमको वीडियो कॉलिंग में नहीं दिखेगा। जैसे सुनील जी, बिंदिया बिंदिया लक्ष्मी जी का रूप है ना। वो जितने भी श्रृंगार के सामान हैं वो सब वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, वीनस जो है लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, तो श्रृंगार क्योंकि के ये सब, सब वही है। क्योंकि ये महिला लोग पर्स में कुछ भी आड़ा टेढ़ा डाल देते हैं, बाद में बोलते हैं पैसा नहीं रहता है। तो वो खुद ही लक्ष्मी है, तो क्या करने को, उनको जो आपने करता है करने फीमेल्स दो। के खिलाफ कोई मोर्चा निकाल रखा है क्या? 3 दिन से फीमेल्स नहीं को नहीं कुछ नहीं, ना कुछ मैं आप टारगेट कर देखो रही है। नहीं 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 ऋतु जी, इसमें ज्यादा मतलब मेल्स फीमेल्स भी है। तो इतनी गलतियां करते हैं, नहीं उनका नहीं कहाँ है, गलती है, नहीं नहीं कहाँ नहीं, रहते हैं नहीं ये है। नहीं, हम लोग देखो जेंट्स में कुछ ऐसा कुछ आता ही नहीं हाथ में। नहीं, उनके सॉक्स कभी प्रॉपर प्लेस पे ही नहीं रहते, उनके नहीं टॉवल का पता नहीं होता है, तो ये तो नहीं नहीं, रेगुलर सबके साथ है। अरे सी आप अपन डिस्कस आप लोग करेंगे तो अच्छा अभी आउटपुट अभी मिलता अभी आप लोग चुप रहो, यहाँ पे डिस्कस जी सर। रेमेडी की है। बात हो रही है, आप लोग रेमेडी समझो बस। तो जब आप किसी के घर पे जाते हो ना, तो पहली बात तो घर पे जाओ, ऑनलाइन विजिट मत करो। इसलिए कि लोग क्या करते हैं, थोड़े कम पैसे लगता है ऑनलाइन विजिट करते हैं, ऑनलाइन में नहीं दिखता। इसलिए कि जैसे मेरे पास एक केस आया था ना, डाइवोर्स का था। अब उनके यहाँ मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, डाइवोर्स में कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो मैंने उनको बोला जरा कपाट खोलो, मतलब वो अलमीरा, अलमीरा में एक उनके यहाँ वो क्या रखा था, इतना बड़ा सा चाकू रखा था, इतना बड़ा सा। अब साउथ वेस्ट में चाकू आ गया था, अलमीरा भी साउथ वेस्ट में। अब वो चाकू हटवाया, 3 दिन के बाद फोन आया कि केस कैंसिल हो गया। अब ऑनलाइन में हमको अलमारी खोल के, मैं देखता नहीं था कि भाई अलमारी खोल के दिखाओ, तो इसलिए जो आपको विजिट करना है खुद से जाके विजिट करो। तो मैं जो बोलता हूँ यही बोलता हूँ, मैं भाई खुद आके विजिट करूंगा तो चलेगा, बाकी मैं ऑनलाइन नहीं करूंगा, ऑनलाइन हमको नहीं जमता है, इसलिए रिजल्ट नहीं। अभी जैसे ये आप, क्या नाम है सर आपका, पानीपत वाले, इन्होंने 2 लोगों से कराया है, अभी ऑनलाइन कराया कि ऑफलाइन कराया, उनका रिजल्ट भी नहीं आया है। सोमनाथ सर, हाँ, आप सोमनाथ ऑफलाइन, आप ऑफलाइन ही करवाए थे ना? ऑनलाइन कराया था सर। देखो, 2 लोग से कराए हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तो आप ऑनलाइन में यही होता है। लेकिन अभी 1 लोग से इन्होंने जो करवाया है, वो मेरे साथ भी उन्होंने क्लास किया है, मतलब जो मैं पढ़ा हूं उन्होंने भी पढ़ा है, महावास्तु से नहीं, दूसरे जगह की बात कर रहा हूँ। जी सर। फिर भी वो रिजल्ट नहीं दे पाए, क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में अगर वो जाते थे तो वहां पर उनको एनर्जी भी देखना पड़ता था कि एनर्जी क्या है। अब ऑनलाइन में तुम एनर्जी नहीं दे सकते हो, मैं तो देख लेता हूँ ऑनलाइन में भी, मैं एनर्जी चेक करके बता सकता हूँ कि इतनी एनर्जी है, लेकिन जो अंदर की चीजें हैं वो सब कभी कभी इंट्यूशन से भी आपको नहीं दिखेगा। अब जैसे इंट्यूशन में आपको आ गया कि यहाँ पे कुछ लोहे की कोई चीज है,
और लोहे की चीज में आ गया, उसमें लोहे में क्या क्या आता है, चाकू आता है, सीजर आता है, अपना बहुत चीजें लोहे में आ गई, जंग लगा हुआ लोहा आ जाता है। सुई भी आया, हर चीज आया। अब वो आपके दिमाग से उस समय नहीं आया कि हमको हटाना क्या है। आप तो बता देखो कि हमारे स्वर में ये आ रहा है, हमारे इंट्यूशन में ये लोहा दिख रहा है। अब लोहे में क्या बताऊंगा मैं कि हाँ ये चीज आ रहा है, उसमें ये नहीं दिखाएगा कि हाँ यही चीज है। फिर वो अपने को कहानी के जैसा पूछना पड़ता कि अरे ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। बुक तो दिख जाएगा कि हाँ इसके इस दिशा में ये बुक रखी है, इस कलर का बैग रखा है, इस कलर का ये चीज है, वो इंट्यूशन में आपको दिखेगा। लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो आपको नहीं दिखेगा। तो सर इसलिए मेरी एक क्वेरी है। हाँ बोलिए। सर ये जो सिंटेक्स की वाटर की टंकियां होती है बड़ी वाली 30 40 50 लीटर वाली, वो हम्म ग्राउंड फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर की जमीन पे, तो क्या वो ओवरहेड होगी या नॉर्मल वाटर सही है वो? वो अर्थ एलिमेंट का काम करेगा, ओवरहेड नहीं होगा। कौन सी मतलब दिशा उससे में? प्रॉब्लम नहीं है अगर वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ऐसे है तो? तो प्रॉब्लम करेगा ही ना कि वो तो सर वाटर थोड़ी ना हर जगह खुदाई होके अपन कवर हमेशा तो टंकियां। आपने टैंक रखा है ना, हाँ, तो टैंक क्या करता है, स्टोरेज है ना वो, वाटर स्टोरेज हो गया। वाटर स्टोरेज हो गया। एक अगर व्हाइट रहेगा तो उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, कभी कभी वो चल जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं चलता है, नॉर्थ में चल जाता है। ईएनई में है सर। हाँ तो ये नहीं में चल जाएगा। कलर कौन सा है? ब्लू, एक का ब्लू है एक का ब्लैक। ब्लू कलर है, चल जाएगा, जी सर। चल जाएगा फिर। अभी और क्या हमको देखना था, और कुछ एक और एक दो कोई क्वेश्चन है, इसलिए कि हम 10:30 बजे मेडिटेशन स्टार्ट कर देंगे। सर आपने कुंडली मिलान कल पूरा करवा दिया था क्या? कुंडली मिलान बता दिया था ना, 4 पॉइंट। ये आपका सप्तमांसा रह गया था, नवमांस रह गया, ये आपका 75% हो गया। अब 100% में बताया था कि आप लोग को एजुकेशन देखना रहेगा कि लड़की लड़के का एजुकेशन क्या है, उसके हिसाब से आपको मैच करना रहेगा। मान लीजिए लड़का अनपढ़ है, लड़की आपने ग्रेजुएट लाया, पोस्ट ग्रेजुएट लाया, तो उसका रुआब उसके ऊपर ही चलेगा, तू बेवकूफ है, तुझको कुछ आता नहीं, जो कुछ मैं हूँ। या एक बार लड़की नहीं पढ़ी रहेगी चल जाएगा, लड़का पढ़ा रहेगा। लेकिन अगर लड़का ना पढ़ा है, लड़की पढ़ी है, तो प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट हो जाएगी। और जैसा मैंने बताया कि आप लोग को चाइल्ड बर्थ देखना है, तो पत्नियों की कुंडली से, लड़की की कुंडली से ही देखना रहेगा। हाँ सर, वेस्ट कट है और साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है, तो वो क्या स्क्वायर करना पड़ेगा घर में आपने बार रेमेडी के चार्ट बना तौर लिया पे? है? बार चार्ट बनाया है? नहीं नहीं नहीं। तो बार चार्ट बनाओगे तब समझ में आएगा ना कि स्टैंडर्ड है कि नहीं है। बार चार्ट बनाए रहते जो उस दिन में ओके। बताया था, हाँ बार चार्ट में तब आपको समझ समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड है कि मतलब एग्जॉस्टेड है। इसलिए कि ऐसा बता देंगे, मान लो वो एग्जॉस्टेड है या वो आपका एवरेज में आ गया रहेगा, तो उसमें फिर बढ़ा दोगे या कम कर दोगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। अच्छा दूसरा चीज, अभी इसमें कौन आ रहा है, क्या बोलते हैं, सर आप कह रहे थे ना कि मैं 2-3 मैप रहते थे, बाद में बताऊंगा। हाँ वो जब रेमेडियल चालू होगा, जैसे भारती मैडम का है, आपका है, एक लोग किसी और का है, तो उसमें अभी ये केस स्टडी में उसमें डिस्कस होगा, और उसमें हम आपको प्लान देंगे। बाकी सभी जी पीडीएफ सर। आप लोग को मिलेगा, जितना भी पीडीएफ है, देवता का पीडीएफ जो बना हुआ है, इसका पीडीएफ, वो सब मिलेगा। फिर हम आपको प्लान बना के देंगे, जो मैंने केस स्टडी किया है उसका हम आपको पीडीएफ भेजेंगे ग्रुप में, मतलब उसका ग्रुप अलग से रहेगा। वो उसका आप लोग जेरोक्स निकालोगे, फिर हम जेरोक्स पे आप निकालोगे, तो उसमें हम आपको एक एक पॉइंट पे बताएंगे कि आपको बार चार्ट कैसे प्रॉपर बनाना है। मैं यहाँ से बनाऊंगा, आपको वहां बनाना रहेगा, फिर उसमें आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके हिसाब से। उस दिन हम जो जैसे बताते हैं वैसे बता दिया हूँ, लेकिन अब जो रहेगा वो प्रॉपर रहेगा। उसमें आपका एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा कि अब आपको लिखना कैसे है,
वो जो रहेगा। और वो केस स्टडी मैं दूंगा, सब मैं दूंने वाला हूँ आपको अपने तरफ से। उस दिन तो आप लोग का लिया था, तो मैं बताऊंगा कि इसमें मैंने कौन सा देवता यूज किया हूँ, कौन सा क्या यूज किया हूँ, मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगा कि इनके रिजल्ट आए हैं। वो जो मेरा केस स्टडी रहेगा मैं वो बताऊंगा, फिर आपको तब समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे काम करता है। हाँ, तो उसमें आपका रेमेडियल ये सब आ जाएगा। उसमें आपका 3D 2D रेमेडी, जैसे आपको पैसे कहाँ से आने वाले हैं, आपने घर को बैलेंस कर लिया, तब हमको रेमेडी करना है कि वहां पे कौन सा सीनरी लगाना है, कौन सा 3D रेमेडी यूज करना है, कौन सा पिरामिड यूज करना है, कि शंख यूज करना है, यह सब उसमें आएगा। कहीं कहीं पे शंख हम यूज कर देते हैं तो शंख की एनर्जी बहुत बूस्ट होती है, तो वो काम कर जाती है, बहुत फास्ट करती है। पिरामिड कौन सा लगाना रहेगा, किस दिशा में, वो सब उसमें आ जाएगा। आपको कौन सा स्टोन भी यूज कर सकते हो, जैसे एमेथिस्ट है, रोज है, फिरोजा है, आपको घर में रखना रहेगा, कहाँ पे रखना रहेगा, निगेटिव एनर्जी कैसे करना है। सी साल्ट में दिया हूँ, उसमें सी साल्ट आपको घर में यूज कैसे करना है, जो सारी बहुत सारी निगेटिव यूज निकालना है। जैसे आपके घर में ये सब आपके घर में वो जरूरी रहेगा, निगेटिव एनर्जी, सी साल्ट सिस्टम, ये सब उसमें ही आएगा। कभी कभी आप पूरा वास्तु कर देते हो, रिजल्ट नहीं आता, उसमें दो चीज ये करने से उसका रिजल्ट आ जाता है, एक सी साल्ट वाला मेथड और दूसरा ये निगेटिव एनर्जी वाला मेथड, ये दोनों अप्लाई करने पर उसका रिजल्ट आ जाता है। कब हो रहा है सर ये रेमेडी वाला, कब हो रहा है शुरू? 22 तारीख से, फ्राइडे से, द्वादशी सर तिथि है। सर एक चीज बताना, जैसे अब जो मतलब पहले होता था खाली जगह होती थी तो चलो अपने हिसाब से रसोई यहाँ बनानी है, बाथरूम यहाँ बनाना है। अब तो यहाँ पे दिल्ली में क्या है कि फ्लोर सिस्टम है, तो जो बिल्डर ने बना दिया वही मिलेगा। तो 100% वास्तु के हिसाब से तो मिलेगा कोई भी घर। हमने अब जैसे हम घर देख रहे हैं, हमने नहीं मिलता बहुत है, घर देखे, नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। नहीं मिलेगा। हाँ, तो अगर उसमें एक दो चीजें खराब है भी है तो वो मतलब जैसे जैसे आप कोर्स सिखाओगे तो मतलब उसमें कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते? हाँ, तो वही तो रहेगा ना रेमेडियल में। बाकी ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें मैंने बैलेंसिंग का रेमेडी बताया हूँ, जो हमारा फ्री कोर्स हुआ है, बैलेंसिंग करने की रेमेडी सब बता दिया हूँ। लेकिन अब आपको उसको बूस्ट करने के लिए, हमको सब प्रभावित करने के लिए कौन सी रेमेडी चाहिए, 3D 2D, पिरामिड चाहिए, शंख चाहिए, क्या चाहिए, वो मैं इसमें बताऊंगा। इसमें चार पांच रेमेडी एडवांस की है, जो एडवांस लेवल की होती है। जैसे सी साल्ट है, एम्पलीफायर टेक्निक में आपका स्पेस सर्जरी है, जो कटिंग किया जाता है उसको स्पेस सर्जरी बोलते हैं, उसको एम्पलीफायर टेक्निक बोलते हैं। वर्चुअल एंट्री है, या भी उसमें आएगा। आपका निगेटिव एनर्जी कैसे घर से में अगर कोई जैसे बोलते हैं भूत प्रेत का ये है, उस निगेटिव एनर्जी को कैसे रिड्यूस करना है वो रहेगा। आपका सीसीटीवी कहाँ पे होना चाहिए, आपका वाईफाई राउटर कहाँ पे रखना है, डिश टीवी जो एंटीना होता है वो लगा के हमको कस्टमर को कैसे लाना है, ये सब का अलग अलग जोन में क्या इफेक्ट रहेगा वो सब आएगा। वाईफाई राउटर भी कस्टमर को बहुत देता है, वाईफाई राउटर, आपका डिश एंटीना, ये दोनों बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। बच्चे को पढ़ाई करते हैं वो याद नहीं रहता है, वो पेन ड्राइव कहाँ पे कैसे यूज करना है लगा के कि वो मार्क्स से अच्छे लाया स्कूल में, उसका रेमेडी USB ड्राइव में करके वो लगाना रहता है। यह सब इसमें आएगा। तो इसमें मैं ये कितने दिन का रहेगा? हाँ, कितने दिन का रहेगा? ये लगभग 12-15 दिन जाएगा पूरा कोर्स। फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजी चालू होगी? उसके बाद नहीं, मैं न्यूमरोलॉजी कराऊंगा, फिर एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद फिर आ जाएगा ठंडी तो का महीना। बट कंटिन्यू रहेगा ना? अगर करना चाहेंगे मैं बीच में एक आध हफ्ते का गैप दे दूंगा, क्योंकि रिवीजन करने के लिए सब मिल जाएगा। तो अभी जैसे बहुत सी, अब हमारे लिए तो ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है पूरी चीज, तो हमें समझने में बहुत तकलीफ हो रही है। वो याद रखो उच्च के प्लैनेट, किसका घर, किसकी दृष्टि, ये सब याद रखने में बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। जब तक हम लोग उसको रिवाइज करके थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज फिर एडवांस में जाने में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। उसी तरह वास्तु में भी ऐसी है कि सीख के एडवांस में जाने सिर्फ सीखना नहीं है, करना भी है। कम से कम आप लोगों को 10-15 लोगों का काम करना पड़ेगा, वो चाहे पैसे से करो चाहे फ्री में करो, तभी आपको समझ में आएगा कि मेरा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने तो 35 किया था, 500 पे भी किया हूँ, 1000 रुपए पे किया हूँ, फ्री भी किया हूँ, तब हमको एडवांस में एंट्री मिला था।
तो जब आप इतना कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके। हाँ एडवांस मतलब वो जो बाद वाली जो आप विंटर का बता रहे वो हाँ एडवांस। वो ये एडवांस तो होता है। इसका जो ठीक है। इसको ही सब लोग ठीक। एडवांस करके इसको ही बता रहे हैं, सब इसको ही एडवांस बोलते हैं। लेकिन वो जो एडवांस होता है हम्म उसको बोलते हैं इंट्यूशन डेवलपमेंट बोलते हैं उसको, जो एक्चुअल उसका नाम है इंट्यूशन हम्म। डेवलपमेंट। तो उसको वो होता है मेन एडवांस, कि मतलब आप घर पे बैठ के कोई फोन किया तो आप बता सकते हो कि तुम्हारे इस घर में इस दिशा में एक ये प्रॉब्लम्स है। सर ओके। उसमें तो रजत तमस ये सब भी आएगा ना सब उसमें एडवांस आता है, में हर तो। चीज आता है उसमें, हर चीज आता है। हम्म। और उसका भी फीस मैं ज्यादा नहीं रखूंगा, कि मतलब कोई भी आदमी कर सकता है। सर एस्ट्रोलॉजी पूरा करना हो तो फिर वो कैसे है? सभी लोग आ- आलती फालती मारकर यानी सुखासन में बैठ जाइए, और हाथ को खुला रख के अपने घुटनों पे रखेंगे। जिसको बैठने में प्रॉब्लम हो वो लेट सकता है, अगर जिसको बैठने में प्रॉब्लम्स होगा वो लेट सकता है। हाथ ऊपर की तरफ कप के साइज में वो खुला होना चाहिए, हम कुछ रिसीव करेंगे कुछ लेने के लिए। और जो लोग अगर कोई लेटता है तो वो भी हाथ ऊपर की तरफ खुला रखेगा। सर जमीन पे ही बैठना है ना, कुछ बिछाना नहीं है ना? अगर कुशक आसन बिछा सकते हो ना जमीन पे ऐसे ही बैठ सकते हो, बिस्तर पे कोई भी चलेगा। लेकिन सबसे नहीं अच्छा, बिस्तर नहीं ऐसे। अगर जो नहीं बैठ सकता सोफे भी बैठ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं आसन लेना है कि नहीं बस? नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक और यू। हेड को थोड़ा ऊपर की तरफ रखना है, मतलब आगे नहीं झुकना चाहिए, थोड़ा ऊपर नॉर्मल से ऊपर। अब अपना ध्यान अपने पैर के अंगूठे पर लेके जाएंगे, एक साथ दोनों अंगूठों पर जाएगा। अपना आंखें बंद करेंगे एकदम रिलैक्स, आंखें बंद, धीरे धीरे कोमलता से आंखें बंद करेंगे। अब अपना ध्यान अपने पैर के दोनों अंगूठों पर लेकर जाएंगे। आप अपना ध्यान अपनी पैर के तालुओं पर लेके जाएंगे, पैर के तलुओं पर। अब अपना ध्यान अपने एंकल पर लेके जाएंगे, जहां हम पायल पहनते हैं वहां पर, उसको पिंडली बोलते हैं, पिंडली पर ध्यान लेकर जाएंगे। आपका ध्यान एक साथ दोनों पिंडलियों पर, उससे धीरे धीरे और ऊपर आते जाएंगे, और ऊपर धीरे धीरे और ऊपर आते जाएंगे। अब अपना दोनों आंखों से अपने ध्यान अपने घुटनों पर लेके जाएंगे। आपके घुटने जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे आपका शरीर, आपका पैर रिलैक्स होता जा रहा है। अब अपना ध्यान पैर से, घुटनों से ऊपर अपनी जांघों पर, थाई पर। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका पैर का हिस्सा एकदम रिलैक्स होता जाएगा। अब अपना ध्यान अपने कमर पर,
अपने कमर पर, कमर एकदम रिलैक्स, पूरा पैर एकदम रिलैक्स, पैर की सारी थकान एकदम रिलैक्स। अब आपका ध्यान अपने पेट पर, स्टमक पर, नाभि पर, नाभि पर और थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे। अब आपका ध्यान हार्ट पर, आपका हार्ट स्पंदन करते हुए धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। अब आपका ध्यान आपके बैक पर जाएगा, आपके पीठ पर, पिछले हिस्से पर, आपकी स्पाइन पर जाएगा, आपकी स्पाइन एकदम सीधा, एकदम रिलैक्स। जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जा रहे हैं, शरीर वैसे वैसे रिलैक्स होता जा रहा है, एकदम रिलैक्स। जैसे शरीर का पूरा थकान निकल चुका है, पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स होते जा रही है। अब अपना ध्यान अपने दोनों चेस्ट पर लेके जाएंगे और चेस्ट पर ध्यान देंगे। चेस्ट एकदम रिलैक्स है, एकदम रिलैक्स, एकदम ब्रीदिंग एकदम रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपने कंधों पर लेके जाएंगे, कंधे के नीचे की पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स। अपना ध्यान अपनी बाजू पर, दोनों बाजू पर, दोनों कोहनी पर, दोनों हाथों पर, और नीचे जाते जाएंगे, और नीचे जाते जाएंगे, और नीचे। अब आपके अपना ध्यान आपकी हथेली पर, कलाई पर होते हुए हथेली पर जा रहे हैं और आपके हथेली एकदम रिलैक्स। हथेली में एक ठंडापन महसूस करेंगे, एक ठंडापन। अब आपका ध्यान हथेली से ऊपर गले के अगले भाग पर लेके जाएंगे, गले का अगला भाग, गले के पीछे का भाग, और गला पूरा एकदम रिलैक्स। अपना ध्यान अपने मुंह पर लेके जाएंगे, नाक पर, कान पर, मस्तिष्क पर, दोनों भौहों के बीच थर्ड आई पर अपना ध्यान को एकाग्र रखेंगे। अब अपना ध्यान वापस सिर पर लेके जाएंगे, फोरहेड पर। फिर वापस अपना ध्यान अपने दोनों भौहों के बीच थर्ड आई पर लेके जाएंगे। अब आप महसूस करेंगे कि आपकी थर्ड आई से एक रोशनी निकल रही है, एक सफेद कलर की रोशनी थर्ड आई से निकल रही है, और वह रोशनी ब्रह्मांड में आपकी घर के छत से ऊपर, छत को तोड़कर ऊपर निकलते हुए जा रही है। आप उस रोशनी को देख रहे हैं। यह रोशनी आपके थर्ड आई से ऊपर जाती जा रही है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाती जा रही है। आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुका है। अब यह रोशनी घर के छत से ऊपर ब्रह्मांड में घूम रही है, और ऊपर पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ घूम रही है। और वह रोशनी चंद्रमा के प्रकाश से कुछ किरण की बूंदें, कुछ शीतल लहरें, कुछ शीतल बूंदें लेकर आपके हथेली पर टपका रही हैं। बूंद से आपकी हथेली पर कुछ पानी की बूंदें टपक रही हैं, आपकी हथेली पर कुछ पानी की बूंदें टपक रही हैं। शरीर एकदम रिलैक्स है, हाथ पर एक ठंडापन, हाथ पर एक ठंडापन। अब यह थर्ड आई आपका एकदम रिलैक्स हो चुका है, जैसे कुछ घूम रहा है। आप ऐसा महसूस करेंगे कि वहां से कुछ निकल रहा है, एक रोशनी निकल रही है। या सीधा सीधा रोशनी की एक
साथ में एक तार जा रहा है जो ब्रह्मांड में घूम रहा है, वहां पे मैच कर रहा है दोनों। आपकी यह शरीर पूरा एकदम रिलैक्स है। आपकी सांसें जैसे एकदम स्लो हो गई हैं, ब्रीदिंग एकदम स्लो हो गई है, आपका शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है। अब यह रोशनी उस ब्रह्मांड में घूम रही है सितारों के बीच। अब मैं देखेंगे अपने आप को सितारों के बीच महसूस करिए, आसमान में अपने आप को महसूस करिए, चंद्रमा के बीच में अपने आप को महसूस करेंगे कि इन सितारों से, इन प्लैनेट से आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं। जो यह आशीर्वाद सब पानी की बूंद की तरह है, आपके हाथों पर टपक रहा है। यह सितारे, यह ब्रह्मांड की रोशनी, यह ब्रह्मांड के सारे प्लैनेट, चंद्रमा, सभी से आपके शरीर पर एक पॉजिटिव एनर्जी उस थर्ड आई के जरिए से आपके शरीर में अंदर एक कंपन को पैदा कर रही है। पूरा शरीर एकदम उत्तेजित हो चुका है, पूरा शरीर एकदम उत्तेजित, जैसे शरीर के अंदर एक हलचल सी हो रही है कि शरीर के अंदर कुछ नया आ गया है, कुछ नई एनर्जी, कुछ नया जोश आ गया है। अब यह रोशनी धीरे 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 नीचे की ओर महसूस करेंगे, ब्रह्मांड से धीरे धीरे वापस आ रही है, और धीरे धीरे वापस, और वापस। अब घर के आपके छत तक पहुंच चुकी है, और यह रोशनी आपके थर्ड आई पर वापस दोनों भवों के बीच जहां से आई थी वापस वहां से प्रवेश करके जा रही है। अब आप अपना ध्यान अपने थर्ड आई पर और नोच पर, नाक पर, दोनों एक साथ पर ध्यान देंगे कि जैसे जैसे आपके अंदर सांस जा रही वैसे वैसे आपका थर्ड आई के अंदर कुछ हलचल महसूस हो रहा है। उस थर्ड आई के अंदर कुछ हलचल सी महसूस हो रही है, एक नया उमंग आ रहा है, जैसे कुछ नया प्रवाहित हो रहा है, कुछ अंदर प्रवाहित हो रहा है, मस्तिष्क में कुछ चल रहा है। आप महसूस करेंगे कि आपके ब्रेन के अंदर कुछ चल रहा है, कुछ नया रिड्यूज हो रहा है। अब वापस अपना ध्यान अपने सिर से होते हुए वापस आंखों पर, नाक पर, कान पर, मुंह पर, गले पर, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा अपने ध्यान को वहां पे लेके जाते जाएंगे। आपके कंधों पर, दोनों हाथों पर, चेस्ट पर, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ऊपर का शरीर एकदम प्रवाहित हो रहा है, रिलैक्स हो चुका है। और नीचे आएंगे हार्ट पर, पेट पर, स्पाइन पर, बैक पर, कमर पर, दोनों पैरों पर, घुटनों पर, घुटनों से नीचे पिंडली पर, पैर के तलुओं पर, पैर के अंगूठों पर, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स, एकदम नई ताजगी, पूरा थकान एकदम खत्म। अब आप अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर अपने हार्ट पर रखेंगे, हार्ट पर, दोनों हाथों को अपने हार्ट पर, अपने मस्तिष्क पर लगाएंगे और यह प्रार्थना करेंगे कि जो कुछ मैं मस्तिष्क पर, अपने माथे पर, ब्रेन पर, और यह प्रार्थना करेंगे कि इन सभी प्लैनेट्स के, सभी स्टार्स के आशीर्वाद हमारे इस मस्तिष्क में जा रहे हैं। अब दोनों हाथों से अपनी आंखों को पूरे चेहरे पर पहले हाथ को घुमाएंगे, फिर आंख को बंद करेंगे।
दोनों हाथों को चेहरे पे घुमा के आंख को बंद करेंगे, हाथ दोनों अंगुलियां उसे बंद करेंगे। और मैं 5 बोलूंगा तो धीरे धीरे आंख खोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एकदम आराम से स्लो स्लो आंखें खोलेंगे। किसी को हाथों में ठंडापन महसूस हुआ? यस सर। मुझे ठंडापन तो इतना ज्यादा नहीं लगा, लेकिन गहराई बहुत लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ऐसे भार हो गया अंदर, वो हो गया है। अभी ये हम लोग रोज 15 मिनट मेडिटेशन कर लेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा हम पितृ मेडिटेशन करा देंगे और योग निद्रा करवा देंगे। योग निद्रा करवा देंगे तो आप लोग जब क्लास करना, योग निद्रा करके तुरंत खाना वाना आराम से पहले खा लेना, फिर योग निद्रा करके आराम से सो जाना। फिर हम भी अपना बंद कर देंगे, वैसे चाहे तो सो जाना योग निद्रा में। तो योग निद्रा में क्या रहेगा, आप लोग जो पढ़े रहोगे अपने आप ब्रेन में सब आ जाएगा। और अगर आप लोग को चाहिए कि मैं 1-2 महीना करवा दूं, तो सुबह में आप लोग तैयारी करो 5 बजे। मैं 5 बजे आ जाता हूँ। 5 बजे चाहे फेसबुक पे आ जाओ, चाहे यूट्यूब पे आ जाओ, चाहे जिस पे आ जाओ। उसमें मैनिफेस्टेशन भी करवा दूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करवा दूंगा, हर चीज सबका हो जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थोड़े रूल्स हैं, और रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। नहीं बाकी सब लोग फिर आप जैसे सर क्या, जैसे सर कौन से रूल आपका आवाज साफ नहीं आया। सर कौन से रूल्स रूल्स ये होते हैं उसमें कि जब उसमें जैसे आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उस मैनिफेस्ट में ये किया जाता है कि हमारे, अब जैसे आप डिमांड किए 1 लाख का, तो आपका 1 लाख के आपका कर्म भी होना चाहिए कि आप 1 लाख का काम आपका है कि नहीं है। फिर उसमें आपको कंडीशन दी जाती है कि मैं हमको इतना मिलेगा तो मैं इसमें से इतना % किसको दूंगा, मंदिर में दूंगा या किसी थर्ड पर्सन को दूंगा या इसको दूंगा, किसी और को दूंगा। तो ये सब उसमें कंडीशन रहते हैं। मतलब वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, उसमें सबका हित देख के तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट किया जाता है, तब वो काम करता है। नहीं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते रहो, मेरे तरफ ऐसा पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, तो वो काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो सब आप यूनिवर्स से सिर्फ अपने लिए डिमांड कर रहे हो। और उस समय जब आप मैनिफेस्ट करते हो, तो आपके ब्रेन में जितना दिमाग में आ गया कि मैं अपने कमाई का इतना % मैं दान करूंगा या ये करूंगा, इतना % निकाल के रखूंगा, तो आपको उस पर ही अडिग हो जाना है, तब वो फिर मैनिफेस्ट हो जाता है। फिर ऐसा नहीं है कि आपने मान लो 2%, 5%, 10% कमाई का हिस्सा निकालने के बाद किए, फिर आप मान ले आपके पास 10 लाख आना चालू हो गया। अगर 10 लाख आना चालू, आपने 10% से जोड़ोगे 10 लाख का कितना होगा, शायद 1 लाख होगा। तो आपको ऐसा लगेगा यार मेरा तो 1 लाख वेस्ट जा रहा है, फिर मैनिफेस्ट वहां पे काम नहीं करेगा। तो उस समय जो आपके ब्रेन में आ गया कि मैं इतना निकालूंगा, आपको उसी पे रुक जाना है, फिर तब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो ये इसके रूल्स होते हैं। और यह जो किया जाता है, वो आपको एक गोल्डन पेन और एक बुक लेके बैठना रहेगा, बुक में लिखना रहेगा, और वो बुक लिखना रहेगा, और वो बुक फिर आपके ही अंडर में होना चाहिए, किसी और को नहीं देखना है। उस समय आपको आज से लेके आगे तक क्या क्या चाहिए उस मैनिफेस्ट में लिखना है। आज मैं कहाँ हूँ, 10 दिन के बाद कहाँ रहूंगा, 1 महीने के बाद कहाँ रहूंगा। मतलब कि आज मैं मान लो 10,000 कमाता हूँ, 10 दिन के बाद कितना कमाऊंगा, 1 महीने के बाद कितना कमाऊंगा। तो ये मैनिफेस्ट में लिखता है कि आज हमने 10 कस्टमर को चलाया, कल 15 कस्टमर को लूंगा। इस तरह से जब आप करते हो तब मैनिफेस्ट होता है।
इसलिए कि सब सबकॉन्शियस का ही कमाल है, वो ढूंढना चालू कर देता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, लोग क्या करते हैं, इसको गलत यूज हो जाता है, जिसमें लोग क्या बनते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं या चोरी चमारी करने लगते हैं। उसका कारण यही है, क्योंकि ब्रेन को आपको पैसा चाहिए, तो पैसा ढूंढेगा, तो गलत तरीके से आया सही तरीके से पैसा आए, लेकिन उसको पैसा तो लाना ही है। तो आपको कोई, अब जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई मिल गया यार इसका ये करना है, तो मैं तुझको इतना पैसा दे रहा हूँ, तू बोलेगा हाँ मुझे करना है, मैं करूंगा। क्योंकि आपका ब्रेन को पता है कि हमको पैसा चाहिए, किसी भी तरीके से आए, गलत तरीके से सही तरीके से, फिर उसको वो नहीं जज कर पाएगा। वो हमारा काम है जज करना। तो हम उसको फिर सब लिखाएंगे कैसे करना है, उस तरह से हम बता देंगे। फिर चले अभी। जी सर। सभी को जय श्री राम, राधे राधे, गुड जय नाइट। श्री राम। धन्यवाद सर, आपको थैंक एक यू बार सो से- मच सर, आपको सबको फिर से एक धन्यवाद बार, जिन्होंने भी हमको विश किया, आपको एक सबको बार फिर धन्यवाद। से हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हैप्पी Thank you, sir. बर्थडे। सर आइए, कल घर पे आइए, सब ढूंढने वाले। ठीक है, देखते हैं। और जिसको जिसको करना रहेगा वो कल मैसेज कर देना, हम फॉर्म भेज देंगे। सर आप तो बाजू में आते हो ना, बांद्राकुल्ला में ठीक है। आते हो ना? हाँ हाँ बाजू में ही सर एक ब्रिज ही है वहां से तो। ठीक है ठीक है।